हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब की लाइव क्लास एल के गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 जो चल रही है बहुपद, उसमें श्रीधराचार्य विधि से देवघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो किस तरीके से हम आज ये मूल ज्ञात करेंगे, देखिए इसका प्रारूप क्या होता है। सबसे पहले इसका जो प्रारूप होता है वो समझिए। देखिए सबसे पहले आपको एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा ax² + bx + c = 0। ये एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा और इस द्विघात समीकरण में a b c तीनों की तीनों a b c ये अचर संख्याएं हैं, अचर संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको देखो ये समीकरण दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के रूप में आपको दे दिया गया 3x² + 4x + 7 = 0। तो ये द्विघात एक समीकरण दे दिया गया। तो इस द्विघात समीकरण में सबसे पहले a बराबर मान लिखेंगे, फिर b बराबर मान लिखेंगे, c बराबर मान लिखेंगे। यानी जैसे इसमें देखो a बराबर कितना हो गया 3, b बराबर कितना हो गया 4 और c बराबर कितना हो गया 7। तो यहाँ पर जो a है, a का मान क्या हो गया, यहाँ पर देखा जाए तो x² हो गया, b का मान क्या हो गया x हो गया और इसका मान हो गया 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे समझाने के लिए बताया केवल ये। तो अब इसके बाद में ये जो समीकरण में दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे कि d बराबर एक सूत्र लगाएंगे b² - 4ac। ये मान रखते ही इसमें ये हो जाएगा कि जो समीकरण है, समीकरण का जो अस्तित्व है उसका मालूम पड़ जाएगा कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि देखो आप चाहो तो ये लिख सकते हो या फिर इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हो कि समीकरण का अस्तित्व, समीकरण का अस्तित्व द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो जो इसका द्विघाती सूत्र वो होगा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ पर अगर इस समीकरण का अस्तित्व, जैसे देखिए 3 कंडीशन बनती है इसमें। अगर एक तो आ जाए मान है, यहाँ से जो ये मान आएगा, ये वाला मान, ये मान है। अगर देखिए 0 से बड़ा आ रहा है, किससे आ रहा है 0 से बड़ा, तो प्रश्न आगे हल होगा। ठीक है, एक अगर 0 के बराबर में आ रहा है तो भी प्रश्न हल होगा। लेकिन अगर मान लो ये मान 0 से छोटा हो जाता है, यानी ऋणात्मक मान आ जाता है, क्या जाता है ऋणात्मक मान, तो ऋणात्मक मान आएगा तो उसमें ये प्रश्न आगे हल नहीं होगा। तो ये इस कंडीशन में यहाँ पर ये प्रश्न हल होने के बाद में आगे हम इसको हल कर लिए यहाँ तक। उसके बाद में एक सूत्र होता है, तो वो सूत्र लगाएंगे। देखिए कौन सा, x का। तो x बराबर -b ± √b² - 4ac बटे में 2a। तो हम इसको यहाँ पर बोल देंगे श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र। अब ये श्रीधर आचार्य, देखो इसको आप द्विघाती सूत्र बोलना और इसको श्रीधर आचार्य सूत्र। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास वही 2 कंडीशन आएंगे। एक तो पहली स्थिति में धनात्मक चिन्ह से, धनात्मक चिन्ह, और सेकंड स्थिति आएगी उसमें हम लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह से। तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर x के 2 मान आएंगे। ठीक है, या तो बराबर भी आ सकते हैं या फिर अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो मूलों की प्रकृति है, वो मूलों की प्रकृति हम जो अगला चैप्टर है 3.5 उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए दोबारा से समझो, ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा, वहाँ से a b c के तीनों मान डिसाइड करेंगे
और डिसाइड करने के बाद में डी का जो सूत्र है b² - 4ac उसमें रखेंगे, और रखने के बाद में समीकरण के अस्तित्व का मालूम पड़ेगा कि समीकरण अस्तित्व में है या नहीं है। अगर अस्तित्व में है तो फिर यहाँ पर x का सूत्र लगाएंगे, यानी श्रीधराचार्य सूत्र। ये ध्यान रखना, जो x यहाँ पर ये x लिखो तो इस लाइन के बिल्कुल सीधे में लिखेंगे, ठीक है। x बराबर, तो ये श्रीधराचार्य सूत्र से -b + -√b² - 4ac बटे में क्या आ जाएगा 2a। और जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ से दो मान निकलेंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ठीक है। यानी मान को रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए हम इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल तो नहीं, सीधा डायरेक्ट प्रश्न से करते हैं। यानी पहला प्रश्न हमने कर लिया है, अब दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं जो कि प्रश्नावली 3.4 में है। अब देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर, ए का मान बताओ कितना हो गया। ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया -2√2 और सी का मान हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, इसको इस सूत्र में रखेंगे, d बराबर b² - 4ac में। तो देखो b का मान कितना है -2√2, इसका होल स्क्वायर 4 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। इसको हल करो, देखो इस 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और ये आधा है तो कंप्लीट हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8। तो d बराबर ये हो जाएगा 8 - 8, मतलब d का मान क्या आ गया 0। तो इसका मतलब इस समीकरण का अस्तित्व है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी d बराबर 0, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर रखेंगे, अतः श्रीधर आचार्य सूत्र से, तो श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें। तो श्रीधराचार्य सूत्र है x बराबर -b + -√b² - 4ac और बटे में कितना आ जाएगा 2a। अब देखो यहाँ से मान रख दो एक बार, x बराबर माइनस, अब b का मान क्या है, देखो b का मान है 2√2 प्लस माइनस, अब देखो b² - 4ac, तो b² - 4ac का मान आपने ये रखा है, तो एक बार रख दो, -2√2 का होल स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 1 और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा 2। अब देखो इसका एक सीधा तरीका होता है, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2√2 आ जाएगा, और इसको हमने हल कर लिया तो इसका मान क्या आया था 0। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लगा दो 0 + -0 का रूट, और बटे में कितना आ गया 4, ठीक है। अब देखो इसमें दो कंडीशन बन रही हैं, यानी x बराबर इसका जो मान आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 2√2/4, और इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास मान आएगा √2/2, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड, यानी पहली जो कंडीशन इसमें यानी धनात्मक से, तो धनात्मक में भी वही माना जाएगा x बराबर √2/2, और ऋणात्मक में भी √2/2। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर d का मान जब 0 आएगा तो इसमें मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे का दूसरा देखो दूसरे का दूसरा, यहाँ पर a का मान कितना हो गया 9, b का मान कितना हो गया 7 हो गया, और c का मान कितना हो गया -2। रखो इस सूत्र में, d बराबर b का मान हो गया 7 का स्क्वायर -4 गुणा 9 गुणा -2, तो d बराबर ये तो हो जाएगा 49, और देखो ये माइनस से माइनस गुणा होकर प्लस, तो ये तो कितना होगी 9 चौक 36 और 36 दूनी 72 प्लस का 72, तो d का मान यहाँ पर हो जाएगा, देखो एक बार दोबारा से गुणा कर दो, 9 चौक 36, 36 दूनी 72 और ये 28, 121 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। यानी प्लस में आ रहा है, तो ये इसकी प्रक्रिया आगे संपन्न हो सकती है। तो अब इसकी प्रक्रिया आगे संपन्न होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस सूत्र में रखते हैं, x बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान माइनस हो जाएगा 7 प्लस माइनस b² कितना है, देखो ये रख दो ऐसे कैसे
7 का स्क्वायर -4 गुणा 9 गुणा -2 और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा 9, 2 गुणा 9। तो देखो -7 और इसको हल किया तो कितना है √121 और बटे में 18। अब समझना देखो इसको, अभी तो वो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें देखो थोड़ा सा x बराबर -7 प्लस माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 11 का वर्ग होता है 121 और ये बटे में 18। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। तो इसके बाद में अब समझना देखो क्वेश्चन, देखो धनात्मक चिन्ह से, धनात्मक चिन्ह से, तो यहाँ पर मैं धनात्मक चिन्ह ले रहा हूँ इसमें। देखो धनात्मक चिन्ह, ये जो मान है इसमें, यानी x बराबर -7 प्लस 11 और बटे में 18। तो x बराबर कितना बच गया, ऊपर बच गया 4/18। तो इसका मान कितना आ जाएगा 2/9, 2/9। सेकंड में लेंगे ऋणात्मक चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से। तो देखो x ऐसे कैसे -7 -11 और बटे में कितना आ जाएगा 18। तो x का मान हो जाएगा -18/18। तो x बराबर कितना आ गया -1 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा सभी को। देखो धनात्मक चिन्ह ले, यहाँ पर ये जो मान आता है ये वाला, इसमें धनात्मक और प्लस और माइनस कौन सा लेते हैं, इस संख्या के लेते हैं। एक बार इसको प्लस में लेते हैं, एक बार किस में लेते हैं माइनस में। तो ये देखा आपने, तो इसको हमने हल किया तो ये मान लिया, ठीक है। ये आपका दूसरे का दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। देखो ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लिया तो हमारे पास आ गया x, तो ये हो जाएगा, देखो ये तो हो गया x² प्लस 1 और बराबर 3। इसको हल करेंगे, देखो वज्र गुणा करो, x² प्लस 1 बराबर 3x। अब इसको वापस ले आओ यहाँ पर, x² माइनस 3x और प्लस का 1। ये हमारे पास देवघात समीकरण बन गया। दोबारा देखो ये संख्या है, इसका हमने लघुत्तम लिया, तो लघुत्तम लेने से ये हो गया x² प्लस 1 बराबर 3। अब वज्र गुणा कर देंगे, ये वाली संख्या इसके साथ गुणा और ये वाली संख्या इसके साथ। तो देखो x² प्लस का 1 और ये संख्या इसके साथ गुणा हुई 3x। अब इसका पक्षांतरण करेंगे, x² अपने स्थान पर है, 3x इधर आए, माइनस का हो गया और प्लस 1। अब ये हमारे पास देवघात समीकरण बन गया। तो देखो इसमें एक का मान कितना हो गया 1 हो गया, b का मान हो गया -3 और c का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब इस उत्तर में रखते हैं, देखो d बराबर, b बताओ b का मान कितना -3 का स्क्वायर 4 गुणा 1 गुणा 1। तो d बराबर ये तो हो गया 9 और ये हो जाएगा 4। तो d का मान आ गया 5, मतलब प्लस में आ रहा है, तो ये आगे हल होगा, ठीक है। अब देखो इसमें रखो श्रीधराचार्य सूत्र से, x का सूत्र है x बराबर -b का मान कितना माइनस, ये माइनस और ये -3 प्लस माइनस b² यानी -3 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 1 और 2 गुणा 1 हो गया। तो x बराबर यहाँ पर ये तो हो गया 3 और ये हो जाएगा ±√5 और बटे में कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ गया हो गया यहाँ तक। भाई इसको आप हल दोबारा से हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ये हल किया तो यहाँ पर ये मान है आपके पास, ठीक है। अब देखो वही कंडीशन दो, पहली कंडीशन में धनात्मक चिन्ह से, कौन से चिन्ह से, धनात्मक चिन्ह से। तो देखो x बराबर 3 +√5 बटा 2, तो ये आगे हल नहीं होगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। इधर ऋणात्मक से x बराबर 3 - √5 बटा 2, तो ये दो इसके
आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यानी दूसरे का ये चौथा क्वेश्चन है। देखो, ए का मान हो गया √2 और बी का मान हो गया 7 और सी का मान हो गया 5√2। अब देखिए, इस डी वाले सूत्र में इसको रखेंगे, तो डी वाले सूत्र में इसको रखेंगे तो डी बराबर बी का मान कितना है 7 का स्क्वायर 4 गुणा √2 और 5√2। ठीक है, डी बराबर 7 का और कितना हो गया 49। अब देखो समझो, ये √2 और √2 से गुणा होगा, कंप्लीट कितना हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 2, कंप्लीट कितना हो जाएगा 2, यानी ये 2 से 2 कंप्लीट। तो हमारे पास अब देखो संख्या क्या हो गई 4 गुणा 5 गुणा 2, तो ये 5 दूनी 10 और ये 10 इसके साथ गुणा होगा माइनस का 40, तो डी बराबर कितना आ गया 9 आ गया। डी बराबर कितना आया 9, मतलब प्लस की संख्या आ रही है, तो प्लस की संख्या आ रही है तो इस उत्तर में हम इसको रखेंगे। तो देखो x बराबर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है 7, तो जाए माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर 4 गुणा √2 गुणा 5√2 और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा √2। अब देखो x बराबर -7 प्लस माइनस √9 और बटे में आ जाएगा 2√2। अब इसको और आगे हल करो, x बराबर -7 प्लस -3 और 2√2, ये आपके पास मान आया है। ठीक है, देखो ये हमने हल किया है यहाँ पर, तो इसको बार बार हल करने की आवश्यकता नहीं, इसको जब गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें रखो सबसे पहले धनात्मक चिन्ह से, किससे, धनात्मक चिन्ह से, तो x बराबर -7 प्लस 3 और बटे में 2√2, तो हमारे पास जो इसका मान आएगा ये आ जाएगा -4/2√2। और आप इसको हल करोगे तो ये मान इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब -2/√2। x का जो मान आएगा ये आ जाएगा 2/√2 माइनस का, या ऐसे भी हो सकता है ये x बराबर ये कट जाएगा तो -√2 भी आ सकता है। ठीक है, -√2 भी आ सकता है। अच्छा, इसमें देखो ऋणात्मक चिन्ह से x बराबर -7 और -3 बटे में 2√2, तो ये हो जाएगा -10/2√2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा -5/√2। ठीक है, x बराबर -5/√2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कौन सा, दूसरे का चौथा 5। देखिए कई बच्चों की ये समझ में नहीं आ रही ये क्या हो गया। देखो √2 गुणा √2 तो कंप्लीट 2 हो जाता है ये। ठीक है, और बट्टे में एक √2 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास शेष क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। ठीक है ना। अब देखो आगे इसका 5वां क्वेश्चन। अब देखिए दूसरे का 5वां, एक का मान कितना हो गया, यहाँ पर कोई संख्या नहीं थी, इसका मतलब 1, बी का मान कितना हो गया 4 और सी का हो गया 5। इसमें रखो डी वाले सूत्र में, डी बराबर बी का मान हो गया 4 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 5, तो देखो ये तो हो गया 16। ठीक है, अब समझना इसको, और ये हो गया -20, तो डी का मान आ गया -4। ठीक है, अब तो ये जो मान आया है ये मान आ गया काल्पनिक, ये मान क्या आ गया काल्पनिक, और काल्पनिक मान आ गया मतलब ऋणात्मक मान आया, तो ये प्रश्न आगे हल नहीं होगा। ठीक है, इसके मूलों का जो अस्तित्व होगा वो संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्नावली का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन। ये समीकरण दे रखा है, पहले दूसरे का 6ठा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस तरीके का मान आएगा तो उसका द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का लघुत्तम लीजिए। ऐसे क्वेश्चन किए हैं हमने 3.3 प्रश्नावली में, x और x - 2।
अब इसके बटे में x है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या x माइनस 2, और x माइनस 2 1 के साथ गुणा होगा तो x माइनस 2 ही आएगा, माइनस x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, बच गया क्या x, तो ये इसके साथ गुणा होगा, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना है 3/1 लिख सकते हैं इसको, चलो बाद में लिखते हैं। x से x कैंसिल हो गया। अब देखो इधर बच गया -2 बटा, इसको गुणा करेंगे x² माइनस 2x बराबर 3/1। अब इसको कर दो वज्र गुणा, -2 बराबर 3x² माइनस 6x, 3x² माइनस 6x। तो अब इसका वापस पक्षांतरण करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 6x और प्लस का 2 बराबर 0। तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब ये जो द्विघात समीकरण बना है इसमें, तो देखो a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 3, b का मान -6 और c का हो गया 2। तो इनको रखो इस सूत्र में, d बराबर b² माइनस 4ac में। ठीक है, तो देखिए d बराबर b का मान कितना हो गया, -6 का स्क्वायर -4 गुणा 3 गुणा 2, 4 गुणा 3 गुणा 2। तो d बराबर देखो ये तो कितना हो गया 36, और ये कितना देखो 4 3 12 और 12 दूनी 24। तो d का मान आ जाएगा 12। अब ये जो 12 आया है ये किसका है, प्लस का है। ये किसका है, प्लस का, हाँ प्लस का है। अब d का मान यहाँ पर धनात्मक आ गया तो इस सूत्र में रखते हैं। देखिए x बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान यहाँ पर देखिए -6, तो ये -6 प्लस माइनस रूट b² -6 का स्क्वायर 4 गुणा 3 गुणा 2, और 2 गुणा कितना हो जाएगा, a का मान कितना है, a का मान 3। अब देखिए x बराबर ये तो हो गया प्लस का 6, फिर प्लस माइनस रूट 12 बटे में कितना आ गया 6। अब समझना देखो इसमें x बराबर 6 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो 12 है ना 12, तो 12 का मान यहाँ पर आ जाएगा 2√3 और बटे में कितना हो गया 6। अब देखिए कैसे हुआ, यानी 12 है ना 12 के आप में से करोगे, 2 का भाग लगाया 6, फिर 2 का लगाएंगे 3, अब और 3 का लगाएंगे 1, तो ये जोड़ा कंप्लीट बन रहा है, तो ये तो आ गया बाहर, और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये अंदर रह गया, तो इसलिए इसका मान आ गया रूट। अब देखो आप इसमें और भी आगे हल करोगे, या फिर इसको यहाँ तक छोड़ो, उसके बाद में आगे देखते हैं, फिर जब हल करेंगे उसको। ये मान आ गया, ठीक है। ये मान यहाँ पर आते ही इसमें रखो, अब एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो सबसे पहले धनात्मक में लेते हैं इसको। तो धनात्मक में लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 6 प्लस 2√3/6। तो देखो इसमें से कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लिया हमने, तो इधर आ गया 3 प्लस √3 और बटा 6, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो x बराबर आ गया 3 प्लस √3/3, ये माना। और भी आगे हल कर सकते हैं इसको अगर चाहें तो, जैसे √3 कॉमन ले लेंगे इसमें, देखो ऐसे आगे और हल हो जाएगा। √3 कॉमन ले लिया हमने इसमें, तो ये √3 प्लस 1 और बटे में ये ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो √3 प्लस 1/√3, ये भी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। नहीं तो ये भी आ जाएगा इसका आंसर, कोई सा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब ऋणात्मक में लेते हैं, x बराबर 6 माइनस 2√3 और बटे में कितना हो गया 6। सेम इसी तरीके से कॉमन 2 ले लो इसमें भी, तो 3 माइनस √3 और बटे में कितना आ गया 6, तो ये इससे कट गया 3 बार। तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस √3/3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये श्रीधर आचार्य जो विधि थी ये हो गई कंप्लीट।
अब इसके बाकी 3 क्वेश्चन है, तो इन 3 क्वेश्चनों को भी हम करवा देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो थोड़ा सा आज और भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का भी टाइम आ ही रहा है। तो जब तक एग्ज़ाम हो तब तक हम इस सिलेबस को एक बार वापस से कंप्लीट करना भी है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब इस पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर बोला है विषम क्रमागत, ठीक है, विषम क्रमागत। अब ये जो प्रश्न है कई तरीके से बन सकता है। यहाँ पर अगर मान लो ये ऐसे बोलता विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम हो जाए, जैसे देखो 1 3 ऐसे हो जाएगा, लेकिन क्रमागत भी बोल रही है। अब नहीं सॉरी, एक मिनट, अगर क्रमागत नहीं आता तो हम कोई से विषम, जैसे 1 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से ले सकते थे, है ना। लेकिन ये बोल रहा है क्रमागत। और अगर मान लो यहाँ पर विषम नहीं आता, पहले एक बार समझो, मैं इसको समझाता हूँ, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। पहले वर्गों का योग, तो देखो माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, ये हो गया x, मतलब 1 हो गया, क्या हो गया 1। दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, तो ये हो जाएगा आपका x + 1, या नहीं x प्लस आएगा 2। अब देखना इसमें, अब समझना, देखो x + 1 क्यों नहीं लिखा हमने, x के बराबर कितना माना, 1 माना, और ये 1 रे कितना हो गया 2, 2 क्या आ रहा है, सम आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, सम। तो देखो हमने x के बराबर जैसे मान लिया 1 है, तो 1 रे कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2 क्या हो जाएगा, फिर सम हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, विषम चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो इसके स्थान पर ये बोलता सम पूर्णांक, तो सम में देखो पहला आएगा x + 1, x + 3, x + 5, इस तरीके से ये हो जाएंगे आपके सम हो जाएंगे, ठीक है। विषम में आप तो ये ध्यान रखना, x है ना, x जो राशि है उसको मानेंगे 1, क्या मानेंगे 1। अब देखो इसमें क्या करें, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग क्या हो 290। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए पहला पूर्णांक x, यानी x² प्लस x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 290, ये प्रश्न में दे रखा है। अब देखिए x² प्लस ये सर्वसमीका में खुलेगा x², ऐसे कर दो, इसका वर्ग कर दो और इसका वर्ग कर दो, कितना हो गया 4। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 2x और 2x ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 290। तो ये कितना हो गया 2x² कितना हो गया 2x² प्लस 4x + 4, और ये इधर आएगा -290 बराबर 0। अब देखो हल करो, 2x² प्लस 4x -286 बराबर में 0। अब देखो इन सभी में 2 का भाग्य रहा है, सभी में 2 का भाग जा रहा है, तो हम 2 का भाग, इसमें 2 का लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, x², इसमें लगाएंगे 2x और इसमें लगाएंगे 143 आ गया बराबर 0, बराबर 0, ठीक है। अब समझना, देखो इसमें अब यहाँ से ये आपके पास आ गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ, एक तो गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि और छिद्राचार्य। अब आप खुद डिसाइड करोगे कि कौन सी विधि से यहाँ पर करना है। वैसे देखा जाए तो जो गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड विधि में सबसे कम समय लगता है, तो आप जितना हो सके गुणनखंड विधि का अभ्यास ज़्यादा करेंगे, ठीक है। श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग कब करते हैं, श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग उस समय करना है जब आपको जो प्रश्न में द्विघात समीकरण दिया जाए और उस द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए गुणा करने पर 143 आना चाहिए और जोड़े घटाए तब 2 आना चाहिए। तो देखो इसके सीधे से गुणनखंड है x² प्लस 13x माइनस 11x और 143, ठीक है। 13 को इससे गुणा करें 143 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को कॉमन ले, x आ गया, तो x प्लस
13 और इसमें -11 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x प्लस 13 आ गया। x माइनस 11 एक तो, ठीक है, और इसको इस तरीके से लिखो, और एक आ गया x प्लस 13। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो यहाँ से तो x का मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x का मान -13। तो इसमें क्या करेंगे कि ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे। तो देखो ऋणात्मक मान छोड़कर धनात्मक मान लेने पर, तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना आ गया, 11। मतलब पहला जो आपका पूर्णांक है वो कितना आ गया, 11, यानी पहला पूर्णांक आ गया 11, और दूसरा आ जाएगा 11 प्लस 2 मतलब 13 आ गया। ठीक है, तो ये आपके दो पूर्णांक इसमें आ गए। देखो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, और इसमें जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 4 गुना है। मतलब दो संख्या आपके पास। तो सबसे पहले माना बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या क्या हो गई, x हो गई। ठीक है, बड़ी संख्या x, और छोटी संख्या हो जाएगी y। ठीक है, इस तरीके से मानना आप इसको। पहली शर्त के अनुसार, पहली जो कंडीशन है, पहली शर्त, इस पहली शर्त में क्या दे रखा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45, यानी x² माइनस y² बराबर 45। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी इसका, यानी बड़ी में से हमेशा छोटी घटेगी, तो x² माइनस y² बराबर कितना हो गया, 45। अब देखो सेकंड शर्त में क्या दे रखा है, इसमें छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो क्या है, बड़ी संख्या का बड़ी संख्या का 4 गुना है, बड़ी संख्या का 4 गुना। तो देखो छोटी संख्या हमारे पास क्या है, y, यानी y², और बड़ी संख्या क्या है, x। तो ये हो जाएगा 4 गुना x, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, यानी छोटी संख्या हमने लिख दी y और इसका वर्ग, फिर बड़ी संख्या के 4 गुना, तो 4x। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब जो y² का मान है इसमें रखो, x² माइनस 4x बराबर 45। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतरण करो, x² 4x माइनस 45 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण क्या करेंगे, वही टुकड़े करेंगे। देखो x² गुणा करने पर 45 आना चाहिए और जोड़े घटाए तब 4 आने चाहिए। तो 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। देखो 9 पंजू 45 और 9 में से 5 गया 4, इन दोनों में कॉमन ले x, तो x माइनस कितना आ गया, 9 आ गया। और इधर 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस ये भी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो एक तो आ गया x प्लस 5 और एक आ गया x माइनस 9। तो ये हो गया फर्स्ट मान और ये हो गया सेकंड मान। तो पहले मान से यहाँ से जब देखो फर्स्ट मान से x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, -5 आ गया। और सेकंड से आ जाएगा x माइनस 9 बराबर 0, तो ये आ गया 9। ठीक है, ये दो मान आ गए। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, इस ऋणात्मक को छोड़ देंगे और धनात्मक ले लेंगे। तो देखो धनात्मक संख्या लेने पर, धनात्मक संख्या लेने पर,
तो धनात्मक संख्या इसमें लेंगे तो हमारे पास देखिए मान कौन कौन सा आ जाएगा। यानी बड़ी संख्या यानी x बराबर, यानी बड़ी संख्या तो आ जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी x बराबर 9, ठीक है। और छोटी संख्या जो निकालेंगे हम, तो छोटी संख्या के लिए देखिए हमारे पास ये समीकरण है ये वाला, तो इसमें रखेंगे y² बराबर 4x है, तो y² बराबर 4 गुणा 9, तो y बराबर √36, तो y का मान आ जाएगा 6, y का मान कितना आ गया 6 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों संख्या आ गई, तो एक संख्या तो कितनी हो जाएगी 9 और दूसरी संख्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। देखो रूट के अंदर से ये संख्या निकलेगी तो प्लस माइनस 6, तो इसमें संख्या आएंगे, अतः संख्या एक संख्या तो हो सकती है 9 और 6 व 9 - 6, तो इस तरीके से दो संख्याएं आपके पास आ जाएंगी। एक बार दोबारा से समझो इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले बड़ी संख्या मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या से प्राप्त हो रहा है, तो बड़ी संख्या हमने मान ली x, छोटी संख्या मान ली y। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो ये दोनों संख्याएं x² और y², इनका अंतर कितना है 45 है, ठीक है, 45 कर दिया। अब देखो छोटी संख्या का वर्ग यहाँ पर लिख दिया हमने, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो छोटी संख्या क्या है हमारे पास y, ये तो इसका स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा 4 गुना x। अब देखो ये जो मान है ये वाला समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, 2 का मान रखेंगे तो देखो x² ऐसे कैसे, इसके स्थान पर आ जाएगा 4x बराबर 45, ठीक है। तो ये आपका ये समीकरण बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को आप कौन सी विधि से करते हो, गुणनखंड विधि से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गुणनखंड विधि से हमने जब इसको हल किया तो हमारे पास ये मान आ गया x का मान -5 और एक आ गया 9, तो इसमें से ऋणात्मक मान को छोड़कर हम क्या करेंगे धनात्मक मान ले लेंगे। तो धनात्मक मान लेने से बड़ी संख्या x बराबर 9 आ जाएगी, और छोटी संख्या जब हम निकालेंगे तो ये जो आपका समीकरण नंबर 2 है y² बराबर 4x, तो इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान आएगा ±6, तो इसमें दो संख्या आ जाएंगी, यानी एक संख्या 9 और 6 और एक आ जाएगी 9 - 6। अब आपका इस प्रश्नावली का एक और क्वेश्चन बच गया, तो उस क्वेश्चन को भी करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग का वर्ग बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो, ठीक है। देखिए समझिए, एक संख्या है 16, एक संख्या क्या है 16, और 16 को हमें दो भागों में क्या करना है विभाजित करना है। जैसे कि मान लो एक इसमें से निकाल लिया मैंने 6, तो दूसरा कितना आएगा 16 - 6 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इसमें मान लेता हूँ कि माना बड़ा भाग मैंने मान लिया x, तो इसका जो छोटा भाग होगा वो किस में से घटेगा 16 में, 16 - x हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लो कि x बराबर 16 है, x बराबर क्या है 16, तो दूसरा भाग जैसे अभी किया था ना मैंने यहाँ पर, तो x माइनस इसमें से घटेगा, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इसके दो भाग बनेंगे। अब देखो दो भागों में इसको विभाजित कर दिया, बड़े भाग के वर्ग प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार बड़ा भाग कौन सा x, बड़े भाग के वर्ग, तो इसका कर दो वर्ग, x² का दुगना, तो दुगना हो जाएगा 2x बराबर छोटे भाग के वर्ग से, तो छोटा भाग ये है 16 - x और इसका वर्ग, और ये कितना दिखा 164। ये ध्यान रखना हमेशा कि अगर बड़े भाग में और जोड़ दिया जाएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे छोटे भाग में ही जोड़ना है। अब इसको हल करो, देखो यहाँ पर सर्वसमीका लग रही कौन सी a - b का होल स्क्वायर, तो ये खुलती है a² + b² - 2a
बी, ये सर्व समीकरण यहाँ पर प्रयोग की जा रही है। तो देखो 2x² प्लस 256 प्लस x² और ये हो जाएगा -32x और प्लस 164 प्लस कितना हो गया 164। अब देखो इनका पक्षांतरण 2x², ये माइनस का x² आ जाएगा इधर प्लस 32x और ये देखो ये दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, ये चलो इसको इधर ही जोड़ लो, 420 हो गया 420। तो ये हो जाएगा x² प्लस 32x और माइनस 420। ये आपका देवघात समीकरण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका देवघात समीकरण। अब ये देवघात समीकरण बना तो इसको हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे, टुकड़े। तो देखिए x² प्लस 42x माइनस 10x और चलो इसको ऐसा कर लो, आप आगे लिख लो 10x माइनस का और प्लस 42x और माइनस 420 बराबर में 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन ले लो x, तो x माइनस 10 आ गया और इसमें 42 को कॉमन ले लो तो x माइनस कितना आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। तो x प्लस कितना हो गया 42 हो गया एक तो, और एक आ जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो एक मान तो ये आ गया फर्स्ट और एक आ गया सेकंड, तो यहाँ से तो x का मान कितना आ जाएगा -42 और यहाँ से कितना आ जाएगा x का मान 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 10। तो अब इसमें क्या करेंगे, ऋणात्मक को छोड़ देंगे तो धनात्मक मान ले लेंगे इसमें, धनात्मक मान से। तो देखिए इसका जो बड़ा भाग है, बड़ा भाग तो आ जाएगा x बराबर 10 और जो छोटा भाग है, छोटा भाग आ जाएगा इसमें 16 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये इसके दोनों भाग आ गए। देखो इसको दोबारा समझ लो एक बार। यहाँ से बड़ा भाग हमने मान लिया x, तो छोटा भाग हो गया इसका 16 माइनस x। अब ये क्या कह रहा है कि बड़े भाग का वर्ग, तो बड़े भाग का वर्ग किया और इसका दुगुना कर दिया। ठीक है, इधर छोटे भाग का वर्ग उससे 164 अधिक है। ठीक है, अब ये जो मान खुला है इस सर्व समीकरण से खुला है, तो देखो ये ऐसे कैसे आ गया, इसका वर्ग 256, इसका वर्ग x², इन दोनों गुणा करेंगे 16x और 16x 2 के साथ गुणा होगा 32x प्लस 164। 2x², ये इधर आएगा माइनस x² और ये इधर आएगा प्लस का, और इन दोनों को जोड़ेंगे 420 हो गया। अब इनका पक्षांतरण कर दिया, बाकी गुणनखंड विधि से हल कर दिया। तो इस तरीके से ये आपकी प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट हो गई। आज शाम को पढ़ेंगे 3.5 और उसमें श्रीधर आचार्य सूत्र का ही प्रयोग होगा। तो उसमें जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हुए 3.5 को भी हम लगभग कल कर ही लेंगे कंप्लीट। ठीक है, कल का मतलब शाम को। तो ये आज की क्लास थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है ये, तो ये ध्यान रखना। इस क्लास में अगर नहीं समझ में आए तो वापस दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक की जैसे देखा जाए सबसे बड़ी क्लास है ये, कम से कम भी 40-45 मिनट की क्लास है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करें क्योंकि इसमें से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इसमें तीनों विधियों का प्रयोग होता है, जैसे गुणनखंड विधि का भी हो रहा है, श्रीधराचार्य विधि का भी हो रहा है और साथ में पूर्णवर्ग विधि का भी हो रहा है। तो आपने पहले प्रश्नावली पढ़ी है, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नावली कौन सी है, ये 3.4। तो मिलते हैं शाम को। और जाने से पहले अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए कि हर रोज़ सुबह 8 बजे और शाम को 7:30 बजे यूट्यूब के चैनल LK गुरु पर मैथ की लाइव क्लासें चलती हैं। ठीक है, धन्यवाद।